तो सर इस आप कर वजह रहे हैं, से मैं नहीं करूँ फिर? ठीक है, होने तो कोई इशू नहीं है। सही है। तो अब आपके पास जो है वो, इसमें हम देखते हैं कि सबसे पहले लाइट को ही स्टार्ट करते हैं, क्योंकि लाइट हमारे पास बेसिक, हमने उसकी वेव नेचर को बहुत डिटेल में डिस्कस किया हुआ है। ठीक है। तो लाइट में आपके पास डुअल नेचर आ गई, वेव नेचर भी आ गई, और अब हमने पार्टिकल नेचर को डिस्कस करना है। ठीक है। होती नेचर इसकी दोनों है। ठीक है, अब वेव नेचर ठीक जो थी इसकी, उसके लिए हमने डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स देखे हैं। अब उन एक्सपेरिमेंट्स के अगर आप नाम याद करो तो उसमें रिफ्लेक्शन था, ठीक है। और रिफ्रैक्शन, और डायफ्रैक्शन, ये सारे आपके पास डिफरेंट डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स थे। फिर हमने उन्हें लेंसेज में यूज किया, और वहां और पर भी फिर? ये सारे फिनोमिना हमने देखे। जी सर। तो ये सारे एक्सपेरिमेंट्स जो परफॉर्म किए, ये उसकी वेव नेचर को एक्सप्लेन करने के लिए परफॉर्म किए। ठीक है। सही है। उसके अलावा सही है। इंटरफेरेंस भी होता है, इंटरफेरेंस भी आपने जो किया होगा, ठीक है जी। सुपरपोजिशन और इंटरफेरेंस, वो सब भी आपके पास इसी इंक्लूड होता है वेव नेचर में। सही अब है हम सर। इसकी पार्टिकल नेचर की तरफ जाएंगे। तो पार्टिकल नेचर में हमारे पास जो एक्सपेरिमेंट्स किए गए, उसमें एक फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है, ठीक है। और एक इफेक्ट है हमारे पास कॉम्पटन इफेक्ट। सर कौन ठीक, सा? कॉम्पटन इफेक्ट, ये दो आपके पास एक्सपेरिमेंट्स हैं कि जिससे हम इसकी पार्टिकल नेचर को डिस्क्राइब कर सकते हैं। एक्सपेरिमेंट्स भी हम डिस्कस करेंगे। पहले इसकी कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज हम देख लेंगे कि अब पार्टिकल है तो पार्टिकल कौन सा होगा, उसकी प्रॉपर्टी क्या होगी, उसे यूज किस तरह से करेंगे। फिर इसकी इक्वेशंस वगैरह और ये सब बनेंगी, और फिर उसके बाद हम बाकी चीज़ों के साथ कंटिन्यू करेंगे। सही है सर। अच्छा, अब इसमें सबसे पहले, अब कल के क्वेश्चन में आपने एक वर्ड देखा था फोटोन का। ठीक है जी सर। ठीक है, अब उसमें भी ये लिखा था कि वो भी इलेक्ट्रॉन की टाइप का ही होगा, बस उस पर चार्ज डिफरेंट होता है, और ये सब चीजें थी। तो अब जब क्वांटम फिजिक्स की स्टडी स्टार्ट करते हैं, और अब हम यहाँ पे पार्टिकल्स की स्टडी कर रहे हैं, तो इसमें सबसे पहला इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट आपके पास है फोटोन। सही है सर। ठीक है, अब क्योंकि इलेक्ट्रॉन और वो सब तो पार्टिकल्स अपनी जगह है, लेकिन ये उससे भी माइक्रो पार्टिकल्स हैं। ठीक है। और अब आप इलेक्ट्रॉन का मास लिखते हो, प्रोटॉन का मास लिखते हो, लेकिन फोटोन के लिए हम लिखते हैं कि ये आपके पास, मतलब नेग्लिजिबल मास होता है इसका, फोटोन में सर? फोटोन में। ठीक है, इसको हम मासलेस कंसीडर करते हैं। ठीक है, सही है सर। और आप इसको, ये मासलेस है, और सिंपल, अब ये जो ट्रैवल करेगा वो इन फॉर्म ऑफ एनर्जी ट्रैवल करेगा। सही है सर। इलेक्ट्रो मैग्नेटिक एनर्जी। ठीक है, ये सही है सर। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी की फॉर्म में ट्रैवल करेगा। और अब इसमें जो ट्रांसफर होगा एनर्जी की फॉर्म में तो कर रहा है, लेकिन एनर्जी का भी ट्रांसफर कैसा होगा, पैकेट्स की फॉर्म में, जिस तरह आपके पास सेल्स होते हैं। अब सेल्स में आपने एक लिमिटेड एनर्जी फिक्स कर दी। अब आपके पास जी। जितने मल्टीपल सेल्स होंगे सब में एनर्जी सेम होगी, जैसे अगर आप उसके वोल्टेज देखो सब में 1.5 1.5, आपने एक तरह से पैकेट्स बना दिए। ठीक है, रैंडम नहीं है अच्छा। कि मतलब बस जीरो से लेकर कोई भी वैल्यू फ्लो कर रही है, तो वो जी। कंटिन्यूस वैल्यू नहीं है, डिस्क्रीट वैल्यू हो जाएगी पैकेट्स की फॉर्म में। तो ये जो एनर्जी सही आपके है। पास फ्लो करेगी, ये डिस्क्रीट वैल्यू यानी पैकेट्स की फॉर्म में ट्रैवल करती है। तो इसलिए हम इसको डिस्क्रीट पैकेट्स ऑफ एनर्जी कहते हैं। कंटिन्यूस फ्लो नहीं होता, ये एक डिफरेंस है इसमें। एक, इसको हम मासलेस कंसीडर करते हैं, तो टोटल सिर्फ इसका जो ट्रांसफर होगा वो सर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी की फॉर्म में होगा। फिर जब इसमें मास नहीं होता सर, फिर एनर्जी कैसे हुई? फिर तो एनर्जी जीरो नहीं हो जाती? अब आपके पास देखो रेडिएशंस होती है ना, जिस तरह गैमा रेडिएशंस भी हैं। अब गैमा में भी जी जी। आपके पास कोई चार्ज, कोई मास नहीं था, तो ठीक है। वो भी आपके पास एनर्जी की फॉर्म में ट्रैवल करता है। सही है। ठीक है, तो ये सारे कॉन्सेप्ट्स हैं। सही है।
तो इसी तरह से आपके पास फोटॉन भी है, क्योंकि अब ये इतने नैनो पार्टिकल्स हो जाते हैं, इतने आपके पास शॉर्ट हो जाते हैं कि मतलब इनका मास फाइंड आउट करना ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल के इक्वल होता है। हम्म, और बस इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये कि ये पैकेट्स की फॉर्म में ट्रांसफर करेगा एनर्जी को, और मासलेस होगा। और एनर्जी जो होगी वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक होगी, जैसे गैमा और उसमें हमने डिस्कस किया था। अब इसकी सही है। एनर्जी की बात हो रही है, तो अब इसकी अगर एनर्जी को कैलकुलेट करना हो, जी सर। तो एनर्जी ऑफ फोटॉन, अच्छा अब इसके लिए जो एनर्जी का फॉर्मूला दिया था वो प्लैंक्स जो साइंटिस्ट था उसी ने दिया। और उसने जो एनर्जी के लिए फॉर्मूला ड्राइव किया फोटॉन के लिए, तो एक्स वो फॉर्मूला कांस्टेंट था। था। जी, जो प्लैंक्स कांस्टेंट का नाम भी आपने सुना होगा, वो इसमें भी यूज होता है। और E इज इक्वल्स टू एच इंटू एफ। अब H जो है वो यहाँ पर प्लैंक्स कांस्टेंट, और F किसको रिप्रेजेंट करेगा? E तो एनर्जी हो गया, F आपके पास क्या होगा? फ्रीक्वेंसी। ठीक है, जी क्योंकि अब सर। वो पैकेट्स की फॉर्म में ट्रैवल कर रहा है ना, तो हम उसको काउंट कर सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो वो उसकी फ्रीक्वेंसी सही। होगी कि कितने टाइम, 1 सेकंड में लेट सपोज, या 1 माइक्रो सेकंड में उसने कितना ट्रांसफर जो है वो एनर्जी का कर दिया। सही है सर। अच्छा, अब आपको एक क्वेश्चन याद होगी स्पीड ऑफ वेव की, v इक्वल्स टू एफ लैम्डा। जी सर। जी सर। ठीक है, अब अगर आप उस इक्वेशन को यूज करते हो, v इज इक्वल्स टू एफ लैम्डा, और f की वैल्यू को वहां प्लग इन करते हो h के साथ, तो f इक्वल होगा v ओवर लैम्डा के। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ सही पर है। v लिखा हुआ है, v का मतलब यानी स्पीड। अब क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की बात हो रही है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की स्पीड कितनी होती है? स्पीड से हमें याद नहीं आ रही अभी। अच्छा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक की जो स्पीड्स होती हैं वेव्स की, वो स्पीड ऑफ लाइट के इक्वल होती है। ठीक है, ये भी हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में पहले पढ़ा हुआ है, ओ लेवल्स में भी, कि जितनी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होंगी वो सब स्पीड ऑफ लाइट से ट्रैवल करेगी। ठीक है, जी सर। तो c का मतलब यहाँ पर स्पीड ऑफ लाइट, तो हम v को रिप्लेस कर रहे हैं c से। ठीक है, कोई इतना डिफरेंस नहीं है, क्योंकि हमें पता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है तो स्पीड ऑफ लाइट से ट्रैवल होगा। तो जब हमें एक चीज पता है तो हम उसे वहां पे सेट कर लेते हैं पहले से। तो अब ये जो हमने पहली इक्वेशन लिखी थी यहाँ पर एनर्जी के लिए, अब ये फर्स्ट इक्वेशन आपके पास E इज इक्वल्स टू एच इंटू सी ओवर लैम्डा हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि V को तो हमने रिप्लेस कर दिया C से, तो जी सर। F इक्वल हो जाएगा C ओवर लैम्डा के। जी और सर। फाइनली इक्वेशन वन आपके पास हो जाएगी E इज इक्वल्स टू एच सी अपॉन लैम्डा। एच सी अपॉन, अच्छा हाँ सही है, सही ठीक मल्टीप्लाई है, कर दिया ना। अब C आ गई स्पीड ऑफ लाइट, वो आपको पता है H हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, प्लैंक्स कांस्टेंट। और ये लैम्डा किसका सिंबल होता है? तो लैम्डा उसका वेवलेंथ। वेवलेंथ का। ठीक है, अच्छा अब ये सारे आपके पास आ गए न्यू फैक्टर्स जो इसकी एनर्जी में हम यूज कर रहे हैं। ठीक है, अच्छा अब इस इक्वेशन से आपको ये आइडिया होगा कि आपके पास जितनी फ्रीक्वेंसी हाई होगी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की, तो उतनी ही हाई आपके पास क्या होगी? फोटोन की एनर्जी। ठीक है, सही। क्योंकि लेफ्ट पर एनर्जी है और राइट पर आपके पास जो है वो फ्रीक्वेंसी को हमने ब्रेक किया सी अपॉन लैम्डा में, क्योंकि प्लैंक्स का तो कांस्टेंट है, वो तो कांस्टेंट वैल्यू है, उस पर कोई चेंज नहीं आएगा। तो अगर हम उसको स्किप करते हैं, तो ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एक तरह से फ्रीक्वेंसी के। ठीक है, सही है सर। तो आप यहाँ पर ये कह सकते हो, द हायर द फ्रीक्वेंसी, the higher the frequency of electromagnetic waves or radiations,
the higher the energy of the photon। ठीक है, फोटोन की उतनी मैक्सिमम एनर्जी होगी जितना ही आपके पास फ्रीक्वेंसी होगी। ठीक है। जी सर। और एक और चीज अब आपको यहाँ पे क्लियर नजर आ रही है कि एनर्जी ऑफ फोटोन इनवर्सली किसकी होगी। एनर्जी सर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की। अब आप इस इक्वेशन को अगर देखो जो हमने फाइनल लिखी, तो ई जी और सर। इसके साथ कौन सी क्वांटिटी इनवर्स में आ रही है, सर लैम्डा, वेवलेंथ। वेवलेंथ। जी सर। तो एनर्जी जो है वो इनवर्स होगी वेवलेंथ के। सर ये जो प्लैंक्स कांस्टेंट है ये भी दिया हुआ होता है उन्होंने पेपर में पहले से। हाँ, ये कांस्टेंट वैल्यू, इसकी वैल्यू गिवन होगी हमारे पास। सही है सर। तो एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वेवलेंथ। अब ये छोटे छोटे फैक्टर्स हैं, फिर वो क्वेश्चंस में कहीं आते तो वो याद नहीं रहते कि हमने कहाँ पढ़े थे। तो वो जी सर। इक्वेशंस बस अगर याद होगी तो वो आप खुद भी कर लोगे, कोई इतना इशू नहीं है। जी वो तो समझ गया आपने। जी सर। ठीक है, इसका मतलब है अगर आपके सामने पास, तो प्रोपोर्शनल है, नीचे तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। हाँ, तो अगर आपके पास बड़ी वेव्स होंगी तो इसका मतलब है उनमें एनर्जी लेस होगी, और अगर शॉर्ट वेव्स होगी तो उनमें एनर्जी आपके पास हाई होगी। ज्यादा। ठीक है। जी सर। सही है सर। तो एक तो हमारे पास ये हो गया इसका फॉर्मूला। जी सर। और इसके साथ साथ अगर हम कंटिन्यू करें, नेक्स्ट पार्ट अब जो इसमें हम देखेंगे वो इसका मोमेंटम होगा। जी सर। अच्छा, अब देखो मोमेंटम के बारे में आपको याद होगा, मोमेंटम में एम वी होता है, राइट। जी सर। जी सर। लेकिन यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग चीज ये है कि यहाँ पर मोमेंटम हम कैलकुलेट कर रहे हैं उसका जिसका मास हम पहले लिख चुके हैं कि वो मासलेस है। ठीक है। जी सर। तो अब आइंस्टाइन ने इसकी इक्वेशन को ड्राइव किया था, और आइंस्टाइन ने ये शो किया कि यहाँ पर हम मोमेंटम कैलकुलेट करेंगे लेकिन विदाउट द रेफरेंस ऑफ मास। ठीक है। सही है सर। तो आइंस्टाइन ने इसका मोमेंटम जो है वो प्रूफ किया, और उसने प्रूफ ये किया कि जो फोटोन आपके पास वैक्यूम में ट्रैवल कर रहा है, क्योंकि उसे मीडियम तो रिक्वायर्ड है नहीं, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है, विदाउट मीडियम ट्रैवल कर सकता है। तो चाहे वो वैक्यूम में हो चाहे मीडियम में हो, that a photon traveling in a vacuum और हमें पता है कि इसका कोई मास नहीं होता। तो उसने जो मोमेंटम का फॉर्मूला हमें दिया वो इस तरह से था कि P इज इक्वल्स टू कैपिटल ई, जो एनर्जी के लिए हम यूज कर रहे हैं, डिवाइडेड बाय C, यानी जो हमारे पास स्पीड ऑफ लाइट है। ठीक है। जी सर। जो हमने यहाँ पे फैक्टर्स देखे, E फॉर एनर्जी था, C स्पीड ऑफ लाइट, तो सेम फैक्टर्स यहाँ पर यूज कर रहे हैं, और P जो है वो हमारे पास मोमेंटम, फोटोन के मोमेंटम का ई सिंबल है। सर ई इज इक्वल्स टू एम सी स्क्वायर वाला इसकी सी है ये। हाँ, अब आप देखो कि एम वी, इसको एम वी जो होता है मोमेंटम का फॉर्मूला, तो ये उसी से कंबाइन ड्राइव सर करके जो है वो, तो सर ई ये वो वाला है। ई ये ई एनर्जी और वाला ही है, ई इक्वल्स टू एम सी स्क्वायर में भी जो हम यूज करते हैं। सी भी वही वाला है। सी जो है वो या स्पीड ऑफ सी। लाइट है, सी स्पीड हाँ। ऑफ लाइट और है, सर पी भी मोमेंटम है, पी तो मोमेंटम है। पी मोमेंटम है। ठीक है, तो तीनों क्वांटिटीज अलग अलग हैं। ठीक है। तो तीनों में कोई सेम नहीं है कि एक दूसरे को वो सपोर्ट कर रहे हो, तीनों क्वांटिटीज बिल्कुल डिफरेंट है। और इस तरह से फिर आप इसका जो है वो कैलकुलेट कर सकते हो, मोमेंटम भी, और प्रीवियस जो हमने देखा उसमें हमने इसकी एनर्जी देखी। ठीक है। जी सर।
अच्छा, अब एक अगर क्वेश्चन देखें उसमें हमारे पास ये सारी वैल्यूज यूज हो रही हूँ, जी और क्वेश्चन ये है आपके पास, एक 5.0 मिली वॉट की लेजर बीम है, जी सर। और इसको हमने इंसिडेंट किया है मेटल प्लेट पे। उसे लिखवा दो अपने। ठीक है, एक लेजर बीम को हमने एक मेटल प्लेट पे स्ट्राइक करवाया, ठीक है, और जो इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया था, जी सर। सो क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ लेजर बीम वो भी गिवन है, इक्वल टू 8 × 10⁻⁶मीटर स्क्वायर। सर ये क्या लिखा है, CS C8 लिखा है। क्रॉस सेक्शनल एरिया अच्छा, वो क्रॉस शॉर्ट किया सेक्शन है, ठीक एरिया। है, क्रॉस सेक्शनल एरिया। जी जी सही है। तो आपके पास ये आ गया क्रॉस सेक्शनल एरिया, और ये जी इसकी सर। बीम का क्रॉस सेक्शनल एरिया गिवन है, और उसके साथ इसकी फ्रीक्वेंसी गिवन है। सर एरिया का क्या क्या है यहाँ पे? अब क्वेश्चन देखते हैं कि उसमें फाइंड आउट क्या क्या करना है, हो सकता है फिर उसका यूज मिल ही जाए। सही है सर। और फ्रीक्वेंसी गिवन है 5.6 एक्सपोनेंट 14 हर्ट्ज। अच्छा, अज्यूम ये करना है कि सारे फोटॉन्स उसने एब्जॉर्ब कर लिए, जी सर। assuming that all the photon जी सर। are absorbed by the metal plate। तो सारे फोटॉन एब्जॉर्ब हो चुके हैं। अब आपने जो फाइंड आउट करना है उसमें पहला पार्ट है कि कैलकुलेट मोमेंटम, और सेकंड आपने कैलकुलेट करना है प्रेशर। प्रेशर। अब लेजर बीम जब स्ट्राइक करेगी मेटल पे तो उसका जो भी प्रेशर होगा वो आपने फाइंड आउट करना है, और मोमेंटम कैलकुलेट करना है। सर प्रेशर F/A। हाँ, अब वो देखते हैं कि एरिया तो गिवन है, फोर्स देखते हैं कि कहाँ से हम कैलकुलेट करेंगे। तो ये क्वेश्चन है आपके पास, पहले आप देख लो कि क्या वैल्यूज आप यूज कर सकते हो, फिर इसका सोल्यूशन देख लेते हैं। सही है। मिनट एक सर। अच्छा, इसमें देखो आपने पहले E = HF यूज कर लिया, ठीक है, जी उससे सर। हम एनर्जी कैलकुलेट कर लेंगे। H की वैल्यू यहाँ पर कांस्टेंट है, प्लैंक्स कांस्टेंट, वो गिवन होगा, और फ्रीक्वेंसी भी यहाँ पर गिवन है। ठीक है, तो एनर्जी की वैल्यू यहाँ से कैलकुलेट हो जाएगी, वरना आप सर डायरेक्ट देखो अगर एनर्जी मेरे पास आ रही है 1.24 एक्सपोनेंशियल -11 आ रही ठीक है, देख लेते हैं। अच्छा, अब ये इसका फॉर्मूला है E/C। अब E की जगह पर हम लिख सकते हैं HF/C है। सर HF मेरा आया 3.71 एक्सपोनेंशियल -19। -19। तो सही जी है, सर। नीचे वाला 8 ऊपर जाएगा वो भी माइनस होगा, तो -27 बन जाएगा। सही तो है। सर रीजन पे ऐसा क्यों नहीं आ रहा? एक अच्छा मिनट। देखो, 6.63 एक्सपोनेंट -34 मल्टीप्लाई बाय फ्रीक्वेंसी गिवन है 5.6 एक्सपोनेंट 14, और इसे आप डिवाइड करोगे स्पीड ऑफ लाइट से। सर 8 ही है ना? हाँ 8 ही तो है। फिर मैं क्या गलती कर रहा हूँ, मुझे समझ नहीं। एक्सपोनेंट्स को देखो अगर अलग भी सॉल्व करो ना आप, ये देखो 6.63, और नंबर्स को हम इनके सेपरेट कर लेते हैं। अब जो एक्सपोनेंट्स की बात है, तो एक्सपोनेंट्स को अगर आप देखो तो 10⁻³ -34 +14
और ये जो नीचे 8 है ये भी ऊपर आकर माइनस हो जाएगा। तो अब आप देख लो इनको अच्छा ऐड सब्ट्रैक्ट करके क्या आंसर बनता है। सर, -28। अब 28 आ रहा है। ठीक है, कोई मसला नहीं है, वो शिफ्टिंग हो जाएगी, पहले बाकी को भी डिवाइड करके देख लो। अब इन्हें सर सॉल्व कर उसका आ लो। रहा है। और डिवाइड बाय, सर ये आ रहा है 12.376। अच्छा हाँ, एक उधर ले गए। ठीक है, 12.37 है तो वो 12.37 जो था उसको 4 कर दिया और 1.2 बना दिया उसे। ठीक है, तो आपके पास आंसर ये हो जाएगा, वरना 12.36 लिखोगे तो एक्सपोनेंट एक आपके पास वहां पे इंक्रीज हो जाएगा। 7 जब कर रहा हूँ तो अलग अलग क्यों आ रहा है? 7 तो हो सकता है कि वो एक्सपोनेंट लिखने में गलती हो रही हो, मल्टीप्लाई का साइन लग गया हो। एक क्योंकि मिनट में मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई है, तो एक्सपोनेंट एक बार चेक कर लेना, हो सकता है एक्सपोनेंट की जगह क्रॉस का साइन यूज किया हो तो आंसर में मिस्टेक आ गई हो। एक मिनट सर, डिवाइड ये किया। तो सेकंड पार्ट हमने प्रेशर फाइंड आउट करना है। जी सर। और टू कैलकुलेट द प्रेशर, बेसिक फार्मूला फोर्स ओवर एरिया। जी सर। और अब एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया तो गिवन है क्वेश्चन में। ठीक है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि फोर्स अननोन है। तो अब हमने फोर्स को कैलकुलेट करना है। जी और फोर्स के लिए हमारे पास जो यहाँ पर बेसिक आइडिया होगा वो ये है कि हम रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम का कॉन्सेप्ट यूज कर सकते हैं। जी सर। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। तो ये हमारे पास जो है वो फॉर्मूला है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम का, जिसे हम यूज कर सकते हैं। अब इसके लिए भी हमारे पास फोर्स, मोमेंटम तो चलो गिवन है, लेकिन टाइम जो है वो मिसिंग है। तो जी जी। एक हमें नंबर ऑफ फोटॉन्स पर सेकंड चाहिए होगा यहाँ पर। ठीक है, कि कितने सेकंड पर सेकंड कितने फोटॉन्स आपके पास से स्ट्राइक कर रहे हैं। और हर मोमेंटम का, हर फोटॉन का मोमेंटम चाहिए होगा, जो कि हम कैलकुलेट कर चुके हैं। उन्हें हम मल्टीप्लाई कर लेंगे तो फोर्स की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, मतलब फोर्स यहाँ पर हमारे पास इस तरह से होगा जी सर। कि नंबर ऑफ फोटॉन्स पर सेकंड। ठीक है, जी ये टाइम की क्वांटिटी के साथ हो गए, और इसे मल्टीप्लाई कर देंगे हम मोमेंटम से। सही है सर। अब इसे मोमेंटम से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब उससे पहले अब हमें ये नंबर ऑफ फोटॉन्स पर सेकंड निकालना है। अब एक चीज और अननोन आ गई यहाँ पर, ये वाली सर। क्वांटिटी। ठीक जी है, सर। और इसे कैलकुलेट करने के लिए अब एक फॉर्मूला और यूज होगा। और वो फॉर्मूला आपके पास क्या यूज होगा यहाँ पर, अब देखो हमारे पास क्वेश्चन में पावर गिवन थी। जी तो पावर ऑफ लाइट सोर्स जो भी हमारे पास गिवन है, लेजर लाइट, उसको हमने यहाँ पर डिवाइड करवाना है यहाँ पर एक फोटोन की एनर्जी से। सर, किससे? फोटोन की एनर्जी से, एक फोटोन की फोटोन की एनर्जी से एनर्जी। हम डिवाइड कर लेंगे तो उससे ये आइडिया हो जाएगा कि वो कितने में डिवाइड होगी। ठीक है, सही सही। तो यहाँ पर हमारे पास जो पावर थी वो गिवन है 5 मिली वॉट। तो 5.0 मिली के लिए हम -3 यूज कर लेंगे, कि मिली वॉट हो गया। डिवाइडेड बाय, अब जी एक एनर्जी के लिए हमने कैलकुलेट करना है तो उसमें HF आएगा। जी सर। ठीक है, तो H और F को एक बार फिर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जी सर। H की वैल्यू है 6.63 -34। एक मिनट सर।
वैसे जिसका फाइनल आंसर कैलकुलेट करके आ रहा है वो है 1.35 एक्सपोनेंट 16 पर सेकेंड। पावर ऑफ लाइट तो वो नहीं थी 5.6 वाली? वो फ्रिक्वेंसी थी, अच्छा, चल, वो सही है। पावर की थी। जी 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 जी। 1.6। जी सर, यही आ रहा है मेरा भी। वन ठीक है। पॉइंट थ्री फोर सिक्स एक्सपोनेंशियल 16। हाँ, अब हम इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे, नंबर ऑफ फोटॉन्स पर सेकंड आ गए, पर सेकंड, और मल्टीप्लाई बाय से हम मोमेंटम से करेंगे। मोमेंटम जो हमने यहाँ कैलकुलेट किया 1.24 एक्सपोनेंट जी माइनस सर, 27। आंसर आ रहा है 1.2 1.7 एक्सपोनेंशियल -11। 1.7 एक्सपोनेंशियल -11। जी सर। और अब आप प्रेशर के फॉर्मूला में यूज कर लो। हाँ सही है सर, तो डिवाइडेड बाय प्रेशर, क्या ऐसा एरिया क्या था और? एरिया था 8 एक्सपोनेंशियल -6। सर ये आ रहा है 2.08 एक्सपोनेंशियल 18 -18। 2 एक्सपोनेंशियल -18। 0.08 एक्सपोनेंशियल -18। 2.08 है, राउंड ऑफ 2.1। और अच्छा, -18 क्यों आएगा, दोनों माइनस साइन है। -6 ऊपर जाके प्लस हो जाएगा। अच्छा, इसमें क्यों आ रहा है? एक मिनट। नहीं, मैंने एक सर, दो दूसरे कैलकुलेटर लेकर उठा लिया अब तो। देखो ना, आप 1.7 को 8 से डिवाइड कर लो। जी सर, वो तो कर लिया। और अब ये सर लेकिन यही नहीं समझ आ रहा मुझे। अच्छा देखो, सिंपल कर लो। अगर कैलकुलेटर नहीं सही आंसर दे रहा उसको चेक कर। अभी आपके पास जो आ रहा है वो 0.21 आ रहा है आंसर। ठीक है, सिंपल डिवाइड करके। और एक्सपोनेंट को हम मैनुअली सॉल्व करें तो -11 + 6। ठीक है, तो 11 में से 6 माइनस कर लोगे आप, 5 रह जाएगा वहां पर, जी सर। -5। ठीक है, अब डेसिमल को हम एक इसमें पॉइंट तो आगे क्या शिफ्ट आंसर करते है? हैं। तो हो जाएगा टू सर पॉइंट वन एक्सपोनेंट -6 पास्कल। ये इसका आंसर हो जाएगा। सर मार्किंग सी में भी यही है? हाँ, उन्होंने सर टू लेकिन पॉइंट वन फिर मैं कैलकुलेटर का फिर ये खुद ही करना पड़ेगा, क्योंकि पिछले मैंने भी दो कैलकुलेटर चेक कर लिए, दोनों में सेम आ रहा है। नहीं, आंसर तो नहीं, वो तो आप देखो ना, जर्नल बेसिक है कि नीचे 6 है ऊपर 11 है और जी नीचे वो तो पावर समझ माइनस गया। है। तो एक बार दोबारा देख लेना, हो सकता है कोई बटन में मिस्टेक आ रही हो या कोई बटन गलत प्रेस हो रहा हो। तो वो एक बार जी चेक कर लेना। बाकी बाकी आंसर सही आए तो ये भी आंसर सही आ जाएगा। अच्छा, मल्टीप्लाई में सही दे रहा आंसर, डिवाइड में गलत दे रहा है। जी ऊपर सर। मल्टीप्लाई वाले में सर इसने आंसर सही दिया। दो हालांकि ये दो वाला भी कैलकुलेटर में सॉल्व किया है, इसका आंसर भी सही आया है। सही है।